जो भव्य है। माघे वृष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा, वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कर रहे हैं कोशिश। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, संजय सिंह, अनीता सिंह और सुनीता केजरीवाल के 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर जताई चिंता। सीएम आतिशी को पत्र लिखकर कहा, आप सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन। बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास को झटका। बांग्लादेश के चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। बांग्लादेश ने चिन्मय दास को 25 नवंबर को किया था गिरफ्तार। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में ट्रक ने भीड़ को रौंदा। 15 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। एफबीआई को ट्रक से मिला इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार। और उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कोहरा जारी, स्कूलों के समय में बदलाव। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अपने पोस्टर में कहा कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल। साथ ही कहा, मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिए गए। इस ठग ने, वो भी एक विशेष समुदाय का। इन नए वोटर्स की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक के बीच बताई जा रही है। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर कहा कि आप नेता संजय सिंह का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारी को धमकाने का काम करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। बीजेपी ने आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह पर भी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। कहेंगे भाई आम आदमी पार्टी को कि 30 तारीख को, जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनंद फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग पेपर कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। एफिडेविट दिखाइए, 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे? अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शपथ पत्र क्यों दिया।
और इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग, पाली हाउस एवं कोल्ड चेन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कृषि विकास योजना को लागू नहीं होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। बीज ग्राम कार्यक्रम के दिल्ली में क्रियान्वयन नहीं होने से बीजों के वितरण, बीज परीक्षण, प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की सहायता, बीजों की पारंपरिक किस्म के लिए सहायता और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। आपकी सरकार फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित कर रखी है। यमुना से लगे गांव में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। कृषि मंत्री ने पत्र में लिखा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य है। दलगत राजनीति से उठकर आपकी सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। सभी मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों को एक सप्ताह पहले विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कुछ मंत्रियों ने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में ये बैठक अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। इस बैठक में सीएम अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन का एजेंडा देंगे। सभी विभागों के मंत्रियों को क्या क्या करना होगा और उनकी तैयारी क्या है और अपने विभाग को लेकर उनका रोड मैप क्या होगा, इस तरह के सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देश भर में नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री ने कल नए वर्ष का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। इन माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन पर इनाम की घोषणा की थी। इन माओवादियों को जीवन यापन के लिए 86 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब उत्तरी गढ़चिरौली नक्सलवाद से मुक्त हो गया है और जल्द ही दक्षिणी हिस्से को भी उग्रवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4 वर्ष से एक भी युवा माओवाद में शामिल नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 11 गांव ने नक्सलवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गढ़चिरौली को इस्पात शहर का दर्जा दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने अहेरी से गर्देवाड़ा तक बस सेवा का भी शुभारंभ किया और इस बस से यात्रा भी की। उन्होंने जिले में एक हरित खनन परियोजना भी शुरू की। है गढ़चिरौली का, जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं था और यहाँ पर पूरे तरीके से माओवादियों का डोमिनेंस था। आज उस डोमिनेंस को समाप्त करते हुए यहाँ पर 2 बड़े आउटपोस्ट हमारे तैयार हुए हैं और सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला रास्ता और पुलिया यहाँ पर तैयार हुआ है। एक प्रकार से 75 वर्षों के बाद यहाँ के लोगों को एसटी बस क्या होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, वो देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमने ये कहा था कि गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं होगा, महाराष्ट्र का पहला जिला होगा। उसकी शुरुआत हमने कर दी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब नए लोग यहाँ पर माओवादियों को मिलते नहीं है, कोई भर्ती हो नहीं रहा है। बड़े बड़े केडर जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये समाप्ति की ओर जा ही रहा है।
और इधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 माओवादियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं दूर दराज और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। इससे निश्चित रूप से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा और अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। गढ़चिरौली और आसपास के मेरे बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। राजेंद्र आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में आज केरल के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। I will faithfully execute the office of Governor of Kerala and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of India. इधर आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में बिहार के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको शपथ दिलाई। वो राज्य के 42वें गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ अन्य मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के बांस घाट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की चिटगांव अदालत ने चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील चिटगांव की एक अदालत में चिन्मय कृष्णदास की जमानत के लिए पैरवी कर रहे थे। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2024 को हुई पिछली सुनवाई में चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ था। इससे पहले कोर्ट ने जमानत पर जल्द सुनवाई की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण ज्योति के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ने याचिका दायर करने वाले वकील को अधिकार नहीं दिया है। बता दें कि चिन्मय कृष्णदास 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। प्रसेनजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर चिन्मय कृष्णदास जी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई हुई थी, वो कहीं ना कहीं खारिज कर दी गई है। देखिए संध्या, ये झटका सिर्फ चिन्मय कृष्णदास प्रभु के लिए नहीं है। ये बांग्लादेश की सारे हिंदू समाज जो पिछले 5 अगस्त या जुलाई महीने से अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई जारी रखे है, उन सब के लिए ये झटका है। ये उनके लिए झटका है जो पूरे दुनिया में हिंदू की बांग्लादेश में जो हाल बनाया गया है पिछले 4-5 महीनों में, इसके खिलाफ जो आवाज उठा रहा है, ये सब के लिए वो झटका है। क्योंकि ये जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ खास तरह से और बाकी जो माइनॉरिटी है उनके खिलाफ जो वहां पे हसीना के खिलाफ लड़ाई के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ जो जिस तरह से आक्रमण किया जा रहा था, जिस तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा था, जिस तरह से लोगों का जान माल की ऊपर आक्रमण किया जा रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठाए थे चिन्मय दास प्रभु।
और उनको इस तरह से देशद्रोह के नाम पर जेल में बंद करके रखना और उनके खिलाफ कोई चार्ज भी नहीं बनाना, ये सब कुछ मिला के एक झटका पूरे हिंदू समाज को लगा है संध्या, और इसीलिए आगे की क्या कार्रवाई है इसके बारे में सोचा जा रहा है। संध्या, प्रसेनजीत, हमने देखा कि जब गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। तमाम अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश में मैदान संभाले हुए नजर आए और भारत में भी कई हिंदू समुदाय के लोगों ने इस बात को लेकर के अपना आक्रोश प्रकट किया। क्या आज जिस तरह से जमानत अर्जी खारिज हुई है, ये आक्रोश और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा? और दूसरी बात कि क्या हवाला दिया गया था आज कोर्ट में, ग्राउंड क्या रहा था, स्वास्थ्य कारणों की क्या बात कही गई थी, या फिर जमानत अर्जी जो खारिज की गई है उसको लेकर के क्या बात, क्या तथ्य सामने आए हैं? संध्या, देखिए, आपने अपने रिपोर्ट में एक छोटी सी बात कही है कि जो वकील है उनको वकालतनामा जिसको कहते हैं ये दिया नहीं गया है। ये देखिए, ये जमानत खारिज करने, क्योंकि वहां पे कुछ सुनवाई आज हुआ ही नहीं है। अदालत खोले, इनका केस सामने आया और जामीन खारिज कर दिया गया, जमानत खारिज कर दिया गया। और उस खारिज करते हुए दो बातें कहा गया है। एक है कि ये जो देशद्रोह का बांग्लादेश में जो कानून है इसका सजा है, लाइफ टाइम की सजा है। और दूसरी बात बताई गया है कि जो चिन्मय प्रभु का तबीयत खराब है, इसका कोई खबर, कोई इंफॉर्मेशन अदालत के पास नहीं है। तो इसमें दो बातें काफी जरूरी है संध्या समझना। एक बात यह है कि चिन्मय कृष्ण प्रभु का तबीयत खराब है, इसके बारे में पूरे देश और दुनिया सबको पता है, मतलब बांग्लादेश की बता रहा हूं और पूरे दुनिया के बारे में बता रहा हूं। लेकिन इसका खबर जो अदालत तक पहुंचना जरूरी था, ये पहुंचाया नहीं गया, तो सोचा समझा एक साजिश इसको कह सकते हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ सिडिशन का, देशद्रोह का कोई आरोप अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी अदालत की तरफ से ये याद दिलाना कि देशद्रोह का जो सजा है वो पूरा लाइफ टाइम सजा है, तो इसका क्या मायने है? क्यों अदालत की तरफ से इस तरह की एक टिप्पणी किया गया, ऑब्जर्वेशन रखा गया? इसका सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। कुछ ही देर पहले कोलकाता में जो इस्कॉन की यहाँ पे हमारे स्पोक्स पर्सन है राधा रमन दास, उनकी तरफ से यही बात कह गया है कि इसका क्या मतलब है कि क्या उनकी जो उनके खिलाफ जो देशद्रोह का आरोप है वो साबित हो चुका है? क्या उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका है? अदालत को ये याद दिलाने का क्या जरूरत था कि इसके सजा जीवन भर की है? ये सबको पता है कि इसके सजा जीवन भर की है, लेकिन इसीलिए लगता किसी ना किसी जगह पे है, चाहे वो बांग्लादेश के हिंदू समाज को हो, चाहे वो भारत के हिंदू समाज को हो, चाहे वो पूरे दुनिया के हिंदू समाज को हो, कि किसी ना किसी जगह पे चिन्मय दास प्रभु को शायद लग रहा है कि उनको जेल से ना निकालने देने की सारे हथकंडा अपनाया जा रहा है। संध्या, प्रसन्नजीत, अगली सुनवाई कब हो सकती है? क्या इसकी कोई संभावना नजर आ रही है? इसकी कोई तारीख तय हुआ नहीं अभी तक, हमारे पास इसका कोई खबर नहीं है। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि आज कुछ वकील उनकी तरफ से खड़े होने की हिम्मत दिखाया, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि जो पिछले बार की सुनवाई है, जैसे आपने भी बताया कि एक भी वकील को खड़े होने नहीं दिया गया था, सिर्फ रविंद्र घोष जिन्होंने काफी अपने उम्र का ये करते हुए भी उन्होंने खड़ा हुआ था। अभी वो कोलकाता में उनके ऊपर जिस तरह से आक्रमण हुआ था, उसके बाद उन्होंने कोलकाता में अभी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हुए हैं। लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी बात है कि इस तरह की स्थिति के बावजूद भी कई सारे वकील आज उनके तरफदारी करते हुए खड़े हुए हैं। आगे जाके हम देखेंगे अगर डेट दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, तमाम जानकारी अपडेट करने के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बता रहे थे कि किस तरह से आज बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की सुनवाई हो रही थी, लेकिन उनकी जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिका के साथ जोड़ लिया है। कोर्ट ओवैसी की याचिका पर बाकी याचिकाओं के साथ 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की थी। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। और इधर गुजरात के राजकोट में वक्फ बोर्ड द्वारा 3 हिंदुओं की दुकानों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने दुकानों को अपना बताकर रात में ताला तोड़कर सामान बाहर फेंककर दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। राजकोट DCP जोन 2 के DCP जगदीश बांगरवा ने बताया कि राजकोट के पुराने दाड़ापीठ इलाके में दुकानें खाली कराने के मामले में फारूक मुसानी समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नियमानुसार खाली ना कराने के बाद कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। राजकोट के A डिवीजन पुलिस स्टेशन में हमें एक फरियादी ने आके जानकारी दी कि नवाब मस्जिद करके एक स्थान है, वहाँ पे उनकी 3 दुकान है। 3 दुकानों में कुछ लोगों ने गैरकायदेसर वहाँ पे प्रवेश करके उनकी दुकान के सामान को बाहर निकाल दिया है और उनका ताला तोड़ के अपना ताला लगा दिया है और गैरकायदेसर उन पे कब्जा जमा लिया है। तो ऐसे में A डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई है और उस FIR के अनुसार फारूक भाई मुसानी और अन्य 4-5 जो अनजान लोग हैं उनके विरुद्ध एक फरियाद दर्ज की गई है और अभी इस मामले में जांच है। और बात मौसम से जुड़ी खबर की करते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का असर साफ देखा जा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 2 दिन घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चक्रवाती हवा के कारण गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका में साल के पहले ही दिन न्यू ऑरलियंस में कैनाल एवं बॉर्बन स्ट्रीट मार्ग पर एक चालक ने भीड़ में ट्रक से लोगों को रौंद दिया। घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए। FBI ने बताया कि हमले के बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चालक मारा गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को भीड़ में घुसाया और फायरिंग शुरू कर दी। हमले के बाद से पुलिस लगातार मौके पर तलाशी कर रही है। वहीं न्यू ऑरलियंस में हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा करते हुए शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। Active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. और इसके साथ ही समाचारों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।